ईरान के पास से हटेंगी अमेरिकी सेनाएं। यूएस की तरफ से कहा गया है ईरान के पुनर्निर्माण के लिए योजना बनेगी। 300 अरब डॉलर से पुनर्निर्माण की योजना है। अमेरिका और सहयोगी देश मदद करेंगे। तो अपने आप में यह बड़ा ऐलान है। एक तरफ अमेरिकी फौजें हटेंगी, दूसरी तरफ ईरान के पुनर्निर्माण में अमेरिका और सहयोगी देशों की भूमिका बढ़ेगी। 14 पॉइंट्स जिन पर बनी है यूएस और ईरान के बीच सहमति। वहीं अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौता हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर समझौते का ऐलान किया है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान के साथ समझौता पूरा हुआ है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह भी लिखा कि बिना शुल्क हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की मंजूरी। आगे इसमें लिखा गया है कि हॉर्मुज से यूएस नाकाबंदी तुरंत हटेगी। और देखिए, ईरान ने भी अमेरिका से समझौते का ऐलान किया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी का ऐलान सामने आया है। अमेरिका से समझौता फाइनल, यह ईरान की तरफ से कहा गया। समझौते पर शुक्रवार को हस्ताक्षर होंगे, साइन होंगे। कूटनीति और ईरान की दृढ़ता से यह डील हुई है। और वहीं अमेरिका से डील पर ईरान का बयान भी सामने आया। हमने दुश्मन पर श्रेष्ठता साबित की है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह जारी किया है बयान। ईरान की जनता के नाम बयान जारी कर बताया गया है। तो 14 सूत्रीय पॉइंट्स पर सहमति बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्रूथ सोशल पर इसको लेकर ऐलान भी किया गया है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से बयान जारी कर बताया गया है कि हमने दुश्मन पर श्रेष्ठता साबित की है। और अमेरिका से करार में ईरान की सबसे बड़ी जीत। जी हां, ईरान में यूरेनियम का संवर्धन जारी रहेगा। ईरान में लो लेवल एनरिचमेंट जारी रहेगा। 3.67% यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा ईरान। और ट्रंप ने दावा किया था कि एनरिचमेंट नहीं करने देंगे, लेकिन एक सीमित स्तर पर यह संवर्धन, यह एनरिचमेंट जारी रहेगा। 3.67% यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा ईरान। ये इस करार के तहत तय हुआ है, दोनों में सहमति बनी है। अब आपको आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि कैसे 14 सूत्रीय समझौते में परमाणु मुद्दे को टाल दिया गया है और कैसे यूरेनियम संवर्धन पर ईरान की जीत हुई है। इस पर क्या कहा गया है? अमेरिका ईरान एमओयू, इन मुद्दों को 60 दिन के लिए टाला गया है। क्या सवाल ये भी, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इसके अलावा 440 किलो एनरिच यूरेनियम का मुद्दा, परमाणु केंद्रों की गतिविधियां, आईएई की निगरानी रहेगी, ये कहा गया है। इन मुद्दों को 60 दिनों के लिए हालांकि टाला गया है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल यूरेनियम भंडार का सरेंडर, परमाणु प्रोग्राम रोकना, ईरान इन मुद्दों पर राजी होगा क्या? क्योंकि शुरुआत से ही ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि वो ये बंद नहीं करेगा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बयान भी दिए गए। ट्रंप ने बार बार कहा कि ईरान के पास परमाणु बॉम्ब है। इसके अलावा सीजफायर में ट्रंप ने कहा कि परमाणु बॉम्ब नहीं बनाने देंगे। इतना ही नहीं, सीजफायर में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा परमाणु बॉम्ब नहीं बनाने देंगे और इस पर ईरान अडिग दिखाई दिया। बड़ी बात यह कि अगर ईरान यूरेनियम सरेंडर ना करने पर अड़ा है तो समझौता समाप्त होगा क्या, ये भी सवाल उठ रहे हैं। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पूर्णिमा जी, जिस तरीके से 96 घंटे अभी बाकी हैं और तमाम बयान दिए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि 14 सूत्रीय पॉइंट्स पर सहमति बन गई है, लेकिन क्या वाकई में अब सगाई के बाद शादी भी होगी? क्योंकि कई ऐसे बयान भी सामने आए जिसमें अमेरिकी अधिकारी की तरफ से ये कहा गया कि ईरान की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है फ्री संपत्ति के मुद्दे को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। देखिए, यहाँ पे प्रोपेगेंडा वॉर इज अ मेजर थिंग दैट इज हैपनिंग। ये ईरान वॉर में ये भी क्लैरिफाई कर दिया है कि अमेरिका भी कोई कम नहीं है और इनकी जो मेजर प्रोपेगेंडा नेटवर्क है, मैं उनको लिटरली अपरेटस कहती हूँ, वो जो इंफॉर्मेशन फैलाते हैं वो इनके जैसा कोई और फैला भी नहीं सकते।
लिटरली आप सोशल मीडिया देख लीजिए, सारे बड़े कंपनी, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिटरली एवरी कंपनीज आर अमेरिकन ओन्ड। तो उनके पास लेगेसी मीडिया से लेकर सोशल मीडिया से लेकर अभी एआई का जो जंग चल रहा है, एवरीथिंग इज इन देयर हैंड इन वेस्टर्न एंटिटीज बेसिकली। तो प्रोपेगेंडा फैलाने में उनको बहुत दे हैव द एज बेसिकली। तो ये जो है, मैं बार बार कहती हूँ कि अमेरिका के पास जो सबसे बड़ा एसेट है, इट्स नॉट देयर मिलिट्री पावर, इट इज़ देयर प्रोपेगेंडा मशीन। तो ये जो प्रोपेगेंडा हमने देखा है, ये कोई नया नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप एवरी सिंगल डे ही हैज़ कम्युनिकेटेड टू द पीपल और स्पेशली द मागा कि ही हैज़ ऑलरेडी वोन, कि ये जो अगर उन्होंने ऑलरेडी जंग जीत चुके तो 100 दिन तक क्यों वेट करना पड़ा। अगर ये जो MOU साइन कर रहे हैं उसमें उनमें अमेरिका को मिला क्या है? मैं तो कहती कोई JCPOA 2.0 बेसिकली उनको अच्छा डील मिल चुका है। और जो जब्त करके रखे हैं अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने ईरान की संपत्ति, वो भी ईरान को मिलेगा अभी इस युद्ध के दौरान। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, ईरान हैज स्ट्रांगली लिटरली अपने आप को वहां पे खड़ा रख के, नहीं 2 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 30 दिन नहीं है, 100 डेज प्लस यहाँ पे उन्होंने खड़े होके वो स्ट्रांगली अपने आप को डिफेंड किया है, नो मैटर व्हाट हैज अमेरिका कम्युनिकेटेड। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज द पॉइंट हियर कि प्रोपेगेंडा वॉर तो अमेरिका ने चलाया, लेकिन अमेरिका यहाँ पे प्रोपेगेंडा में भी फेल हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट हॉर्मुज तो पहले खुला हुआ था। अभी ये MOU के अंदर बोल के कहा हम लोग खोल देंगे, ये तो पहले खुला हुआ था, तो तुमने अटैक क्यों किया था? जी पूर्णिमा जी, बिल्कुल आपने कहा कि प्रोपेगेंडा इसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल यही है कि अभी जो ये करार हुआ है वाकई में ये टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही, उस पर भी मैं आगे बात करेंगे। अमेरिका ईरान समझौते में फंसा है परमाणु पेच, और देखिए परमाणु मुद्दों पर 60 दिन में वार्ता होगी, ये भी इसमें बात आ रही है। और ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को एजेंडे से हटा दिया गया है, परमाणु डील पर बातचीत जारी, ये भी ट्रंप कह रहे हैं। तो देखिए इसमें ट्रंप के कई सारे दावे हैं, लेकिन इसमें मिसाइल प्रोग्राम शामिल नहीं है। अगर इस करार की बात करें, बातचीत की बात करें, परमाणु मुद्दों पर 60 दिन में वार्ता होगी, यह भी कहा गया है। ट्रंप कह रहे हैं कि परमाणु डील पर बातचीत जारी है। तो डील में ट्रंप की हार कैसे, जरा इसको भी समझते हैं। देखिए ईरान की जीत हुई है, कैसे न्यूक्लियर पर 60 दिन के बाद बातचीत होगी, और ये ईरान पहले से ही कहता रहा है, वो बात दिख रही है इसमें। और इसका मतलब यह है कि ठंडे बस्ते में यूरेनियम का मुद्दा है, 60 दिन बाद भी क्या होगा, ईरान का स्टैंड क्या होगा, अमेरिका कितना झुकेगा, इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। ईरान की जीत कैसे, तो बंदरगाहों का US ब्लॉकेड हटेगा, यानी कि जो ईरान कह रहा था वो होगा। उसका मतलब यही है कि अब आवाजाही यहां पर शुरू हो जाएगी फ्री संपत्ति से। 24 बिलियन डॉलर जो है वो फ्री संपत्ति से मिलेगी। इसके मतलब यह है कि अमेरिका ईरान की बात मान रहा है। हॉर्मुज में सर्विस चार्ज लेगा ईरान, अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। यह साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान को अधिक आय होगी। ईरान के पुनर्निर्माण का फंड जो है वो 300 बिलियन डॉलर का होगा, यानी कि यह कह रहा था ईरान की हमें हर्जाना देना होगा, तो यह इस तरीके का ही हर्जाना नजर आता है। अनिल आजाद जी हमारे साथ जुड़े हुए। अनिल सर, इस करार में कई दरार हैं और ऐसा लग रहा है कि ट्रंप और इजराइल पर यह एक बड़ा प्रहार है। वो कौन कौन से दरार, वो कौन कौन से क्रैक्स आप देख पा रहे हैं इस करार में? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि सबसे पहले अभी आपकी वो बता रहे थे कि अमेरिका का जो प्रोपेगेंडा वॉर है, बेसिकली अगर ट्रंप अगर इस युद्ध को जीत चुके होते तो वो 100 दिन तक युद्ध नहीं चला रहे होते, या फिर जितने समय तक उन्होंने इसको खींचा हुआ है। और एक तरह से वो कोशिश कर रहे थे कि इससे युद्ध से बाहर निकलने के लिए। और हमने देखा कि पिछले दिनों हुए चीन के दौरे पर आए, चीन का उनका दौरा हुआ और बहुत बातें कही गई क्योंकि चीन और चीन की भूमिका को लेकर भी, क्योंकि चीन सक्रिय भूमिका इसमें निभा सकता है। लेकिन हमने ये देखा है कि जो ये युद्ध लगातार चला है इजराइल की मनमानी के खिलाफ, इजराइल जिस तरह से वहां ईरान पर लगातार हमले कर रहा था शुरू में, और अमेरिका जो आंख मूंद कर उसका समर्थन किया और उसके दबाव में आ गया, उसके बाद पब्लिक वहां पर पूरे उसके कोई सपोर्ट में नहीं थी। लेकिन हम जान रहे हैं कि जो ये अभी पीस डील की बात हो रही है, ऑलमोस्ट उस पर शुक्रवार से वो लागू हो जाएगी। तो इसमें लगता है कि बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि हॉर्मुज तो खैर खोलने की बात है, लेकिन जो ईरान बोल रहा है कि उसके जो एसेट्स हैं उनको
अनिल जी, आपका लगता है आपसे हमारा संपर्क कट गया है। हम थोड़ी देर में वापस कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आवाज़ नहीं आ रही। लेकिन ये बात तो ज़रूर है इस पूरे डील में कि कई सारे विषय हैं जो जस के तस रह गए हैं, उन पर अभी तक स्पष्टता नहीं आई है दोनों तरफ से। फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि बहुत जल्दीबाजी में ट्रंप नजर आ रहे हैं इस जंग से बाहर निकलने के लिए। बढ़ते आगे और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नोएडा एयरपोर्ट से पहली उड़ान शुरू होने वाली है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू नोएडा एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और जेवर के 170 किसान पहली फ्लाइट लखनऊ जा रहे हैं। पहली फ्लाइट से जहां वो मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात करेंगे और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो आज से पहली कमर्शियल उड़ान 17 जून से कार्गो सेवा की शुरुआत भी होगी और इस दौरान 170 किसान पहली फ्लाइट लखनऊ जाएंगे पहली फ्लाइट से और उनकी मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात भी होगी। बहुत दिन से इसके लिए इंतजार था कि कब शुरू होने वाली है और आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत इमोशनल है, एक्साइटमेंट है। यहाँ पे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे देश के टॉप 5 एयरपोर्ट्स में एक बनने वाला है आगे जाते हुए। तो उसके लिए जितने लोगों ने भी इसके लिए योगदान दिया, जिन्होंने सहायता दी, उन सबको मैं बधाई देना चाहूँगा। और ख़ास करके ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक सपना रहा है, एक विजन रहा है, क्योंकि एयरपोर्ट के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी, रोजगार, अन्य इंडस्ट्रीज पे प्रभाव, ये सब एक हमने काफ़ी 10 साल में हमने काफ़ी बढ़ोतरी हमने देखी है। उसी के साथ यहाँ के ग्रोथ इंजन बनने के लिए ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सोचा था और आपको पता ही है मोदी जी है तो मुमकिन है। तो राम मोहन नायडू को सुन रहे थे आप। कुमार कुंदन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। कुमार साहब, यही समझना चाहेंगे कि एयर जो कनेक्टिविटी है उसको कैसे ये बहुत ही बड़े स्तर पर बदलने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासकर बात करें, लंबे समय से मांग हो रही थी कि एक ऐसा एयरपोर्ट होना चाहिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने के बाद से यूपी, खासकर वेस्टर्न यूपी का पूरा डायनेमिक्स कैसे बदलने वाला है? देखिए रवि, इस वक्त मैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में मौजूद हूं और अभी अभी फ्लाइट की टचडाउन हुई है और टेक ऑफ भी हुआ है। दोनों को वाटर सैल्यूट दिया गया है, जो कि एविएशन सेक्टर का सबसे बड़ा सम्मान होता है। और निश्चित रूप से आज इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। जिन जगहों पर किसान ट्रैक्टर चलाते थे वहाँ अब हवाई जहाज उड़ रहे हैं। इससे पश्चिम उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को सीधा फायदा होने जा रहा है। आप फर्ज कीजिए कोई आदमी आगरा में रहता था और अगर उसे एयरपोर्ट चाहिए था तो उसके लिए उसे दिल्ली जाना पड़ता था या फिर लखनऊ जाना पड़ता था। उसके लिए अब सीधा जेवर एयरपोर्ट हो गया है। और इसके साथ ही आसपास के इलाकों में जितनी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहे हैं, उस इंडस्ट्रियल सेटअप में जिन लोगों को आना पड़ता था वो पहले दिल्ली आते थे, लेकिन अब दिल्ली नहीं आके जेवर आ रहे हैं। आज से यहाँ 4 जगहों के लिए फ्लाइट शुरू हो रही है, जिसमें बैंगलोर, हैदराबाद, अमृतसर और लखनऊ शामिल है। और अगले 1 जुलाई से 16 जगहों के लिए यहाँ से फ्लाइट शुरू होने जा रहे हैं। 1.2 करोड़ लोग सालाना इस एयरपोर्ट से ट्रैवल करेंगे और जब इसका पूरा फेज शुरू हो जाएगा तो लगभग 7 करोड़ लोग ट्रैवल कर पाएंगे। इसके साथ ही कनेक्टिविटी की जो आपने बात पूछी रवि, तो मैं बताना चाहूँगा कि हाई स्पीड जो रेलवे बन रहा है ट्रैक, वो भी जेवर आ रहा है। दिल्ली से जो बनारस की ओर जाएगी वो जेवर होते हुए जाएगी। इसके अलावा मेट्रो और तमाम तरह के ट्रैक्स जो है यहाँ पे बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे मॉडर्न हब एक तरीके से बन के तैयार होने जा रहा है। और जो गुड़गांव और तमाम तरह की चीज़ें आप देखते थे, उस तरह की बड़ी बिल्डिंगें और सब कुछ जेवर में भी देखने को मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह कार्गो एक तरह से टर्मिनल होगा और इसके साथ साथ यहाँ पे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का भी काम होगा। कई सारे एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस के लिए हमें अभी विदेशों का रुख करना पड़ता है या हिंदुस्तान में बहुत चुनिंदा जगह है वहाँ जाना पड़ता है। ऐसे में ये जो पूरा एयरपोर्ट है जहाँ पे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का भी काम होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। तो निश्चित रूप से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में अब 3 एयरपोर्ट हो गए हैं जहाँ से कि कमर्शियल हो रहा है। एक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, हिंडन और तीसरा जेवर। और सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा था, पश्चिम उत्तर प्रदेश के रिलीजियस कॉरिडोर है, बगल में वृंदावन है, मथुरा है, आगरा में लोग ताजमहल देखने आते हैं। ये सारे कॉरिडोर को ये टैकल करेगा और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सुविधाजनक चीज की शुरुआत हुई है। रवि, बिल्कुल कुमार कुंदन, और वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उन्होंने उद्घाटन किया था। लाखों यात्रियों को सुविधा मिलेगी, जैसा कि आप बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।
बढ़ते आगे और एक बार फिर से वॉर जोन की खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिका ईरान डील से इजराइल को झटका लगा है क्योंकि इजराइल को डील से बाहर रखा गया है। ईरान प्रॉक्सी ग्रुप का मुद्दा भी एमओयू से बाहर है। एमओयू में लेबनान में तुरंत सीजफायर की बात जरूर है। इजराइल को डील से बाहर रखा गया है। इजराइल को झटका क्योंकि इजराइल क्या ये चाह रहा था, ये सवाल। एमओयू में लेबनान में तुरंत सीजफायर की बात रखी गई है। हालांकि दूसरी ओर इजराइल की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वो अपने मुद्दों पर अड़ा हुआ है, अडिग है। तो देखिए, लग तो ऐसा ही रहा है कि अमेरिका ईरान डील में इजराइल की अनदेखी की गई। देखिए, डील से इजराइल को बाहर रखा गया है। एमओयू में लेबनान में सीज फायर की बात है और यूएस से इजराइल को सिर्फ आश्वासन मिला है, सिर्फ भरोसा मिला है। अमेरिका का रुख, इजराइल का रुख क्या है, एक एक कर आपको यह भी बताते हैं। यूएस से इजराइल को सिर्फ आश्वासन मिला है, ये बात कही जा रही है। युद्ध रोकना, डील करना अमेरिका का रुख है। ईरान यूएस समझौते का शेयर बाजार पर भी असर बढ़त के साथ खुला है। शेयर बाजार सेंसेक्स में 1100 से ज्यादा अंकों की बढ़त देखने को मिली है और निफ्टी में 300 अंकों की बढ़त। और मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अब सेंसेक्स में 1100 से ज्यादा अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर शेयर बाजार पर तो असर है ही, लेकिन क्या ये माना जाए कि जून का महीना ईरान और अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि पिछले साल जब अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया था तो जून में ही सीज फायर हुआ था और अब कहा जा रहा है कि फ्राइडे को हस्ताक्षर होंगे। देखिए, जहां तक ताल्लुक जून का है तो ये लड़ाई शुरू भी जून में ही हुई थी, जब 12-13 जून की रात में इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था और तब मिलिट्री और पॉलिटिकल तमाम लीडरशिप का सफाया हो गया था। 12 दिन तक तब वो जंग चली थी और फिर 24 जून को सीज फायर हुआ था। उससे पहले ठीक 2 दिन पहले 22 जून को तब अमेरिका की तरफ से B-2 बॉम्बर्स के जरिए जो बमबारी की गई थी, तब ट्रंप ने कहा था कि हमने सारे इंडिस्ड यूरेनियम को धूल में मिला दिया है और अभी फिलहाल उसी इंडिस्ड यूरेनियम के लिए वो परेशान दिख रहे हैं और जिसके लिए ये डील कर रहे हैं। लेकिन वही बात है कि जैसा आपने कहा कि इसका असर शेयर मार्केट में, तो जिस तरह शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, इस डील की टिके रहने को लेकर भी यही उम्मीदें हैं। पहली बात तो है कि आज 15 जून है, 19 जून को दस्तखत होना है। इस 4 दिन में देखिए क्या क्या होता है, क्योंकि जब डील करने जा रहे हैं, यही अनाउंसमेंट करने के लिए ईरान की तरफ से वहां के विदेश मंत्री आए तो साथ में उन्होंने कहा कि भैया हमें $12 बिलियन मिलने वाले हैं। अमेरिका कहता है नहीं, इसकी कोई बात ही नहीं हुई है। अब जो दूसरी बात है कि इजराइल को लेकर क्या होगा, तो इजराइल तैयार है नहीं, तो फिर ईरान इसको लेकर मानेगा नहीं। और जो तीसरी बात है कि अमेरिका को लेकर जो शर्तें रखी गई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से वो खाली करेंगे, $300 बिलियन का पुनर्निर्माण करेंगे, ये जो तमाम बातें कही जा रही है, अमेरिका कह रहा है इसमें से कोई बात नहीं हुई है। तो जब तक कि ये तय ना हो जाए कि डील पर किन बातों पर सहमति हुई है, तब तक ये उम्मीद करना कि ये डील आगे कंटिन्यू रहेगा, ये मुश्किल है। बजाय मुझे इसके कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप के जन्मदिन के नाम पर एक इवेंट आयोजित किया गया, उससे अधिक मुझे ये दिखता नहीं है। देखिए, जब तक ईरान और इजराइल के मसले जो मूल मुद्दे हैं उनको डील नहीं कर लिया जाए, तब तक इस युद्ध का कोई समाधान नहीं हो सकता है। और जो मूल मुद्दे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है कि ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल खड़े करता है। जी। और मनीष, सच्चाई तो यह भी है कि ट्रंप के पहले ही नहीं, बहुत पहले से यह मामला इतना जटिल है कि कई राष्ट्रपति आए गए, लेकिन यह मामला सुलझा नहीं और यह अदावत बढ़ती ही रह गई। तो क्या ऐसे डील से यह पीस संभव है? यह बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों का जवाब सामने आया है। बेरूत में आईडीएफ की भीषण बमबारी, एयर स्ट्राइक में हिज्ब कमांड सेंटर तबाह हुआ है। आईडीएफ हमले में हिज्ब के कई कमांडर मारे गए हैं। और वहीं बैरूत में इजरायल डिफेंस फोर्स के हमलों का एक और वीडियो सामने आया है। बैरूत के दहिए इलाके में इमारत को तबाह किया गया है। यहां गाइडेड बॉम्ब से हिजबुल्लाह का ठिकाना ध्वस्त किया गया है। अब भी हिजबुल्लाह नहीं माना तो सर्वनाश तय है, ये इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से चेतावनी भी दी गई है। और देखिए, बेरूत के बाहरी इलाकों में बमबारी हुई है। आईडीएफ की स्ट्राइक से भीषण तबाही हुई है। सड़कों पर दिखा मलबे का ढेर। रिहायशी इलाके में अफरा तफरी मची हुई है इन हमलों के बाद। वहीं
नेतन्याहू ने बैरूत पर बमबारी की पुष्टि की है। हिजबुल्लाह की साइट टारगेट की गई है। नेतन्याहू की पुष्टि, इजराइल पर हुए हमलों का जवाब दिया है। हिजबुल्लाह को भारी नुकसान भी हुआ, यह भी कहा। तो इजराइल पर हुए हमलों का जवाब है ये। नेतन्याहू ने यह भी स्पष्ट किया, कहा जो हमले किए गए थे उसके जवाब में कार्रवाई की गई है और इस हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान भी हुआ है। तो तीन बड़ी अहम खबरें आपके सामने। एक तरफ तो सहमति की बात सामने आ रही है, डील की बात सामने आ रही है और इसमें हिजबुल्लाह भी मुख्य भूमिका में है। हिजबुल्लाह का ठिकाना, माफ कीजिए, इजराइल भी मुख्य भूमिका में है और इस बीच हमलों की खबर भी सामने आ रही है क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर हमले किए हैं। और यूएस ईरान डील के बीच बमबारी जारी है। बेरूत के बाहरी इलाकों पर बमबारी, आईडीएफ की तरफ से यह कहा गया है। डील में लेबनान में सीज फायर की बात, लेकिन इस डील में जो लेबनान की शर्तें हैं उसके बावजूद हमले जारी हैं। यह कंफर्म भी किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, यानी कि लेबनान फ्रंट पर कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं है। ट्रंप की शर्तें क्या मानेंगे नेतन्याहू? सवाल तो यही है। डील की शर्तों से नाराज हैं नेतन्याहू और प्रॉक्सी फंडिंग जारी रहने पर नाराजगी जताई है। लेबनान में सीज फायर की शर्त पर भ्रम की स्थिति है। हिजबुल्लाह से बदला चाहते हैं नेतन्याहू। न्यूक्लियर डील कमजोर होने से खतरा है और मिसाइल प्रोग्राम भी इजराइल के लिए घातक है। इजराइल को डील से दूर रखने से मतभेद पैदा हुआ है। इजराइल पर क्या ट्रंप ने कहा? नेतन्याहू में जरा भी समझदारी नहीं। लेबनान में कार्रवाई रोकनी होगी, ये ट्रंप कह रहे हैं। संजय भारद्वाज सर, ये जो एक सिचुएशन है, क्या डील का पीछा ट्रंप वैसे ही कर रहे हैं जैसे रेगिस्तान में कोई मृग मरीचिका का पीछा करता है, मिराज का पीछा करता है, बजाय इसके कि असली पानी के स्रोत को ढूंढे? क्या वाकई में ऐसी छिटपुट और बहुत छोटी छोटी बातें करके इतने कॉम्प्लेक्स मसले को सुलझाया जा सकता है? ये कैसी समझ है डिप्लोमेसी की ट्रंप की? देखिए, मुझे लगता है कि ट्रंप का इसमें एक तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स है और एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो अमेरिका का है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में साफ साफ है कि ट्रंप को अभी जो उनकी पार्टी को मध्यावधि चुनाव फेस करने हैं और बहुत ज़्यादा इंटरनल जो उनकी पॉपुलैरिटी रिपब्लिकन्स की गिरती हुई जा रही है। तो मुझे लगता है कि वो एक इस युद्ध के, इस डील के माध्यम से ये शो करना चाहते हैं कि हम ईरान को एंगेज कर रहे हैं। दूसरा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ये बात मान के चलिए कि जिस तरीके से अमेरिका का इकोनॉमिक और नेवल ब्लॉकेड है, उससे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी और इकोनॉमी पे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो वो भी एक दबाव है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि अगर इजराइल इस डील से बाहर रहता है तो ये प्रॉब्लम, क्योंकि इजराइल का प्रॉब्लम न्यूक्लियर के सीधा साथ पूछ रहा हूं सर, ये डील है या भ्रम है? नहीं, ये ज़्यादा ये भ्रम है, ये सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये 2015 पे आप ले आए। 2015 में भी तो यही बात हो रही थी जब आपने ज्वाइंट एक्शन प्लान पे जब साइन किया था, उस डील की थी, तब भी आप ईरान को यही सारी कंडीशंस लेके आए थे। लेकिन सवाल क्या आता है कि इजराइल का कंसर्न है टेररिज्म, बहुत बड़ा एक इशू है जो अभी भी वो, चाहे वो हिजबुल्लाह हैं, चाहे हूती हैं या बाकी हमास हैं, ये उसका क्या समाधान हुआ। दूसरी बात की जो न्यूक्लियर इशू है, अभी भी उसका 19 तारीख को क्या डील होती है और लॉन्ग टर्म में उस पर कहाँ क्या एग्रीमेंट हो पाएगा, क्या ईरान को आप रोक पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो ये बहुत एक तरीके से ज़्यादा भ्रम है। अमेरिका और ट्रंप अपना फेस बचाने के लिए अभी इजराइल को का जो एक तरीके से वो प्रेम था उससे थोड़ा छटक रहे हैं। और लेकिन ये बात मान के चलिए कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, उनका बड़ा जो कंसर्न है ईरान से, वो है कि कहीं ईरान न्यूक्लियर पावर ना बन जाए, कहीं ईरान मिडिल ईस्ट का एक लीडर ना बन जाए। मुझे लगता है वो दोनों ऑब्जेक्टिव अगर ये डील हो जाती है तो उनको थोड़ा अचीव होगा कि कहीं रेस्ट्रेंट न्यूक्लियर पावर बनने पर, न्यूक्लियर बम बनाने पर लग रहा है। लेकिन ईरान का लग रहा है कि अगर ये इस तरीके की डील होती है तो निश्चित रूप से विन विन सिचुएशन क्या, लेकिन खामनेई की हत्या को भूल जाएंगे ईरानियन? क्या IRGC अपना जो एक उनका एक ऑब्जेक्टिव है पूरा मिडिल ईस्ट में, उससे पीछे हट पाएंगे? ये भी सवाल अनसुलझे हैं अभी भी। ये देखना पड़ेगा कि ये कितना कारगर होती है। सर, देखने वाली बात रहेगी कि इस पर सहमति बनेगी या नहीं। और कई सवाल हैं ईरान की तरफ से जो कहा जा रहा है, वाकई में ईरान उस पर सहमत हो गया है, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोग्राम का वो मुद्दा है जिस पर लगातार ईरान की तरफ से कहा जा रहा है वो नहीं मानेगा। 19 जून को शांति समझौते पर हस्ताक्षर होंगे,
स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हस्ताक्षर समारोह होगा और समारोह से पहले कई बैठकें भी होंगी। समारोह में अमेरिका, ईरान के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जिनेवा में ये बैठक समारोह से पहले कई बैठकें भी होंगी, ये भी जानकारी मिल रही है। इस दौरान अमेरिका और ईरान के कई प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल रहेंगे। तो अमेरिका ईरान के बीच 14 पॉइंट्स डील, इन 14 सूत्रियों में क्या शामिल है? ईरान के खिलाफ तत्काल युद्ध विराम, स्थायी रूप से युद्ध रोकने पर सहमति, लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म, नाकाबंदी और सैन्य वापसी जल्द हो, 30 दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूएस पूरी तरह खोले, यूएस तेल बिक्री पर लगे प्रतिबंध निलंबित करे, 60 दिनों के अंदर परमाणु समस्या पर समझौता हो, ईरान संधि के विरुद्ध यूरेनियम का इस्तेमाल ना करे, आर्थिक पुनर्निर्माण योजना में यूरेनियम का इस्तेमाल, ईरान के आंतरिक मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप ना करे, अंतिम समझौते पर यूएन सुरक्षा परिषद की मोहर होगी और ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा, ईरान को $300 अरब का पुनर्निर्माण भुगतान। हालांकि इस पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। 60 दिनों में ईरान को $24 बिलियन की राशि, ये भी इसमें शामिल किया गया है। संजय सोई सर, जिस तरीके से मनीष भी अभी कह रहे थे, बड़ा सवाल तो ये है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकाबंदी हट जाएगी, लेकिन पहले कौन पीछे हटेगा? ये कई पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, सहमति भी हो गई है, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन पहला कदम किसकी ओर से उठाया जाएगा, ये भी तो बड़ा सवाल है। नहीं, देखिए प्रकृति जी, ऐसा है, एक मैं अगर पॉजिटिव एंगल से देखूं कि बातचीत हो रही है। पहली बार ईरान ने अभी ये कहा कि हमारा डेलीगेशन जा रहा है, जिनेवा जाएगा, तो जिससे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। दोनों पक्ष चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन दोनों ही पक्ष अपनी शर्तों पर भी अड़े हुए हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड समय सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक शर्त पीछे हटे। जैसा भी बातचीत और इंडिकेशन मिल रहा है कि अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटा देगा। यदि अमेरिका हटाता है तो ईरान के ऊपर ये प्रेशर आ जाएगा कि आप भी हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटाएं और हॉर्मुज से शिप्स को जाने दें, क्योंकि ईरान सोच रहा है वहाँ पे मैं टैक्स वसूलूँ, जो कि किसी भी तरह से, और मैं पर्सनली भी मानता हूँ कि सही नहीं है। ये इंटरनेशनल वाटर है, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप वहाँ से टैक्स लें। तीसरी बात यह है कि इजराइल का क्या, इजराइल अभी भी पूरी तरह से राजी नहीं है। अगर आप इजराइल को बाहर रखते हैं तो वो जो शर्त है कि लेबनान पर हमले बंद होंगे, वो कहाँ गई? वो तो फिर भी इजराइल अभी भी हमले चल रहा है, आज देख रहे हैं हम हमले चल रहे हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा जो पैसा देना $300 बिलियन क्या अमेरिका मानेगा देने के लिए? क्या ईरान हिजबुल्लाह हुथी को सपोर्ट देना बंद करेगा? बहुत सी ऐसी शर्तें हैं जिन पे होगा। एनरिच यूरेनियम है, वो कह रहे 60 दिन के बाद हो। अभी MOU है, लेकिन मैं ये मानता हूँ, छोटी सी बात पॉजिटिव रखता हूँ हमेशा, कि बातचीत हो रही है, चाहे छोटी छोटी बात भी मानी जाए, जिसका असर हम तेल की कीमतों पर देख रहे हैं, जिसका असर हम शेयर बाजार पर देख रहे हैं, यानी कि ठीक है। लेकिन सर ये इम्पैक्ट सेंटिमेंटल है, ग्राउंड पर जो एक स्टेबल चेंज है उसमें शायद अभी भी वक्त लगेगा। पूर्णिमा नाथ जी, बहुत ही सीधा सा सवाल है कि अमेरिका में इस चीज को कैसे देखा जा रहा है या देखा जाएगा, मीडिया किस तरीके से इसको देख रही है? क्योंकि ट्रंप के बयान और बातों का तो कोई अंत है नहीं, लेकिन वाकई में क्या इसे एक सकारात्मक पॉजिटिव इंडिकेशन देखा जा रहा है इस वॉर के एंड होने में? मागा जो टूल किट है उनको ऑलरेडी अनलिश करा गया है कि इनके हिसाब से अमेरिका हैज़ वन। अमेरिका तो पहले दिन से कोट एंड कोट वन है। तो एट द एंड ऑफ द डे, वेदर इट्स डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी हो, उनके हिसाब से इसको एक विनिंग के स्ट्रेटेजी में दिखा जाएगा। बिकॉज अमेरिका, नो मैटर हु विन्स और हु लूजेस, डजंट मैटर, अमेरिका विल बी शोन एज द विनर एट द एंड ऑफ द डे। यहाँ पे सारे मीडिया वही आपको दिखाएंगे। और अमेरिका के पास वो हथियार सिर्फ मिलिट्री हथियार नहीं है, उनके पास जो प्रोपेगेंडा जो अपैरेटस है, दैट इज देयर मेजर एसेट। तो उसी को यूटिलाइज करवाएंगे, सोशल मीडिया हो, लेगेसी मीडिया हो, उनको यूटिलाइज करा के अमेरिका को विनर दिखाएंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, डेमोक्रेट पार्टी इज ऑल्सो गोइंग टू टेक इन टू कंसिडरेशन इट वॉज नॉट ए विनिंग सिचुएशन फॉर ट्रम्प specifically because of the fact the way it was handled. पहले तो लोगों को मार दिया जाके, उनके लीडरशिप को मार दिया जाके। अभी थोड़ी देर पहले सर ये बोल रहे थे कि वहाँ पे जो हॉर्मुज में पैसा कलेक्ट करा जा रहा है दैट इज इलीगल। भाई, ये आपने कभी ये अमेरिका के ऊपर क्वेश्चन आपने उठाया नहीं? जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक करके 50 लीडरशिप को मार दिया, वो इलीगल था? आपने कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा उनको? आपने कभी ये नहीं पूछा कि अमेरिका को जो ब्लॉकेट था वो भी इलीगल है? वो तो क्वेश्चन अमेरिका को कोई पूछता नहीं है। आपने सारे क्वेश्चन ईरान के ऊपर थोप देते हो। अमेरिका को क्वेश्चन करो
मेरे ख्याल से आई हैव बिगर रिस्पेक्ट और एक्चुअली एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इंडिया, बिकॉज इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और इंडिया के पास जो आज है, अब ईरान के पास तो उसका 1/4 1/3 एक फ्रैक्शन भी नहीं है। उनके पास तो जो करेंसी है वो भी खत्म कर दिया बात गया कुल मिलाकर ये है कि है। ट्रंप घर के अंदर और बाहर कितने विश्वसनीय हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। उनके दावे हमेशा बड़े बड़े रहते हैं। अब देखिए कुछ दिनों के बाद, यानी ठीक 4 दिनों के बाद ये पता चल जाएगा कि जिस चीज पर दस्तखत होने वाले हैं वो वास्तविक रूप में अमेरिका की जीत को दिखाएंगे या अमेरिका के एक सरेंडर को ही दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।